हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। क्लास 10 का साइंस का लेक्चर चल रहा था बाबू, जो आज का पार्ट 3 है, जो कि चैप्टर का नाम है अपना मेटल एंड नॉन मेटल। आप लिखते यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। ये अपना क्लास 10 है। आप किसी भी बोर्ड से हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप CBSE से हैं या फिर बिहार स्टेट बोर्ड, किसी भी से भी बोर्ड है, मतलब बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कोई बोर्ड हो, यानी कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपके लिए फॉलो होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रासायनिक अभिक्रिया वाला। मतलब धातु में सबसे पहला पॉइंट आता है क्या होता है जब क्या बोला धातु हम लोग के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब कोई अम्ल है, ठीक है, अम्लतन है, तो कोई अम्ल है, अगर धातु से रिएक्शन करेगा तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा। तो इससे पहले आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके हम समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। और ऐसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या, देखिए धातु हम लोग के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, संगत लवण, यानी लवण बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। कभी भी आप देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ बात हो रही है धातु प्लस अम्ल, जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तुम्हारा लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन इससे पहले आप एक्सपेरिमेंट करें, मतलब एक्टिविटी करें, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं एक्टिविटी को। आपको एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी मिल जाएगा। क्या होता है एक्टिविटी, देखिएगा एक बुक है एनसीईआरटी का। आप कोई भी मतलब स्टेट बोर्ड आएगा, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोल जा रहा है, सावधानी से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल जा रहा है यहाँ पे, बोल रहा है क्रियाकलाप। यहाँ पे ले लेता हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्रियाकलाप बोला जाता है इसे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी ये क्या बोलते हैं एक्टिविटी, ये बोला जा रहा है ना, सुनिए क्या बोला जा रहा है। सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त तो बाकी सभी धातुओं के नमूने तत्व कीजिए। सुनिए, सोडियम पोटेशियम मना कर दिया इसने लेने के लिए, साफ है। इसने बोला सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुएं इकट्ठा कर लीजिए। जैसे हमारे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कॉपर हो गया, यानी कैसे इसके छोड़ के कौन सा एल्युमिनियम, कॉपर, क्या बोलते हैं Fe, यानी क्या बोलते हैं, फिर उससे मैग्नीशियम, सब बहुत सारे इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हैं, दोनों को छोड़ के। समझा क्या, आप एक्टिविटी समझिए। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, और एक तरीके से एक मार से नमूने क्या बोलते उससे एक तथ्य कीजिए। यदि नमूने मनील है तो एक मार से रगड़ दीजिए। मान लीजिए इकट्ठा हो गया और जो मेरे पास है ना वो कैसा है, गंदा है, तो एक मार से उसे क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे पहले। ठीक है, क्लीन कर देंगे एक मार से। फिर बोला सावधानी बने, उसे वार्निंग दे रहे हैं, आप समझिएगा इसको। सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। समझ में आया। आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो क्या बोलते उससे सोडियम पोटेशियम हमेशा हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। इससे अच्छा है कि उसको क्या करेंगे, मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो हिसाब से मना कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, नमूने को अलग अलग एक तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तन्नु हाइड्रोक्लोरिक मतलब होता है, आपका पढ़ाया था तन्नु अम्ल और सांद्र अम्ल। तन्नु अम्ल का मतलब होता है बाबू, और तन्नु HCl बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखिए बाबू एक भी कर लेते हैं हम लोग। इसमें तुम्हारा HCl है, HCl, इसमें तुम्हारा ये सब धातु है। क्या है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, बस ये दोनों नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। ठीक है, और इसने क्या बोले हैं देखिएगा, 18 मीटर को परिक्रम कीजिए, मतलब इसमें अम्ल डालिए और धीरे धीरे इससे देखिए क्या होता है। ठीक है, और जब इसके अंदर क्या डाला जाता है, और 18 मीटर को पर्सनली में इस प्रकार रखिए कि इसका बल्ब अम्ल में डूब जाए, मतलब इसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। सुनेगा, जब मैं थर्मामीटर समझता हूँ ना, थर्मामीटर नापने वाला, इसके अंदर डालेंगे तो आप टेम्परेचर भी देखेंगे कि टेम्परेचर है या नहीं है, क्या तापमान है कि नहीं है। समझ में आ रहा, सब कुछ इसमें देखा जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, कौन सी धातु तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। जब इससे मालूम चल जाता है कौन सा धातु है जो इसके साथ अभिक्रिया करती है और कौन सा धातु जिसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है, हम लोग मालूम चल जाएगा ना। और फिर इसने क्या बोला, आपने किस धातु के साथ अधिक ताप रिकॉर्ड किया, मतलब कौन सा ऐसा धातु है जिसमें अधिक रिकॉर्ड हुआ, मतलब अधिक ताप आया है। फिर क्या बोला, तन्नु अम्ल के साथ अभिक्रिया चलता के आधार पर धातु को आरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। मतलब आप बताइएगा कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन कम है, उसे एडजस्ट करना है। समझ क्या, तो यहाँ से निकलता है कि कोई भी रिएक्शन करेगा ना तो अम्ल प्लस, मतलब कोई भी धातु अम्ल प्लस लवण जब रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा हमारा, सॉरी अम्ल, कोई भी धातु प्लस अम्ल रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। कोई भी धातु हो सकता है। ठीक है, समझ इतना चीज का। तो इससे हमें क्या मिलता है देखिएगा, इससे हमको बहुत कुछ मिलता है कि कौन सा एक्टिविटी रिएक्शन लायक है, कौन नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अब यहाँ पर मैं इसे बता रहा हूँ, आप समझे तन्नु का मतलब होता है जिसका, देखिए मान लीजिए अम्ल वाला, इसमें ना पानी की मात्रा ज्यादा है,
पानी की मात्रा क्या इसमें ज्यादा, मतलब हम लिखता हूँ ज्यादा है। तथा HCl और HCl इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसे बोलते हैं तनु, यानी तनु मैंने इससे कम होना चाहिए, ठीक है क्या, तो कम की बात हो रहा है यानी कम, यानी HCl होगा यहाँ पे क्या तनु, तनु मैंने होता है कम। तो कम बनाओ, हमेशा हमेशा अम्ल में मत डाले पानी, धीरे 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 हिलाते हिलाते डाला जाना चाहिए ताकि हमारे आंखों में ना आ जाए, आँख जल न जाए, ठीक है क्या। तो आपने हाथ शुरू करते हो, मैं अभी से इरेज कर रहा हूँ, अब लिखिएगा यहाँ पे। कोई भी अम्ल है, कोई भी मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कुछ भी, जब इसे रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनाया जाता है, तो लिख लेते हैं, चलिए। ये क्या बोला, समानता धातु है HCl, समानता धातु में क्या था ना, तन्नु अम्ल, तन्नु अम्ल यानी HCl तथा H2SO4, H2SO4 देखो H2SO4 दिख रहा है क्या, इसे बोलते हैं अम्लराज, समझ में क्या, अम्लराज है, अम्लों का राजा है, ठीक है H2SO4। तो HCl होता था H2SO4 के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर क्या होता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आप समझिएगा, ऐसे मान लीजिए कोई भी धातु ले लीजिए, कोई भी धातु, ऐसे मान लोहा ले लेता हूँ, है ना, लोहा में तो क्या है तुम्हारा आयरन ही तो है, तो लोहा देखिएगा HCl लिख रहे, यहाँ देखता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है, लिख रहे यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई धातु है, जैसे आयरन है, जब रिएक्शन करोगे किससे बाबू, अम्ल से यानी HCl से, तो क्या बनाएगा बताइए, जब मैं हीट करूंगा तो क्या बनाएगा, पक्का हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाला है, ये तो फिक्स हो गया। और क्या बनाएगा सोचिए, तो देखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे रिएक्शन करूंगा तो क्या बनाएगा FeCl2। अब यहाँ पे चेक करें क्या तुम्हारा हाइड्रोजन गैस 2 है क्या, यहाँ पे नहीं ना है, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे इसको तो बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब तुम्हारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब तुम्हारा जैसे लोहा हो गया, क्या सोडियम ले सकते हैं क्या, अरे अभी ना मना किया बाबू, इसमें सोडियम ना ले, क्यों, हाई रिएक्टिव है, ठंडे पानी से जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, इसलिए नहीं ले सकते हम सोडियम, इससे साफ साफ मना करें सोडियम पोटेशियम को। आगे लिखिएगा, जैसे मैग्नीशियम में लेता हूँ, मैग्नीशियम को जब मैं HCl से रिएक्शन करता हूँ तो क्या बनाएगा तुम्हारा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अब इसको देखेंगे क्या बैलेंस है क्या, बाबू ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं होने के कारण क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस करते हैं, यानी तुम्हारा में Mg1 सही है, Cl2 है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हो जाएगा, ठीक है क्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँगा कोई भी और लीजिए, जैसे जिंक ले रहा हूँ, जिंक प्लस क्या निकाला है HCl, जब मैं क्या बनाऊंगा, मतलब सब हीट हो रहा है, क्या बनेगा ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जो कि ये तुम्हारा क्या है Cl2 आएगा, तो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे अनबैलेंस है, इसे क्या कर दें हम लोग बैलेंस कर दें। समझ में आ रहा क्या इतना चीज कैसे बैलेंस हो रहा है, समझ में आ रहा क्या, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर मैं इधर दो क्यों लगा दे रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं लगा रहा हूँ, तो क्योंकि तुम्हें सिर्फ गुना कर सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा ना, सिर्फ गुना कर सकते हैं, हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूँ Al प्लस CH मतलब 6 गुना HCl का, कहने का मतलब इसे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो पहले एल्युमिनियम लेते हैं, सिंपल सी बात है। एल्युमिनियम जब HCl से रिएक्शन करेगा तो किस करने के बाद नहीं तो बोलिएगा Al2 मतलब Al और Cl3 प्लस के हाइड्रोजन गैस बाहर निकाला, तो इसके माध्यम से हमको चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो हमको मालूम चल रहा है क्या तुम्हारा ये अनबैलेंस है, तो चेक कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे मानिए यहाँ बाबू तुम्हारा क्या है Cl है, कितना है 2 है, सॉरी एल्युमिनियम कितना है पर 2 है, और Cl कितना है पे 3 है ना, तो 3 2 कितना होगा 6, यानी एल्युमिनियम यहाँ पे 6 है, समझ में आ रहा क्या। तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और Cl कितना है पे 6 है, तो देखिएगा इसमें गुना करते हैं, यानी हाइड्रोजन में कितना है यहाँ पे दूसरे में गुना करूँगा 2 तुम्हारा क्या है 6 में हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 से नहीं करेंगे हम इसमें 6 करेंगे, 6 से करेंगे ना, तो 6 तो हाइड्रोजन हो गया और Cl कितना होगा 6 हो गया ना इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा क्या बन गया बैलेंस बन गया, समझ में आ रहा क्या। तो तुम्हारा इस टाइप से हो गया, ये ऐसे रिएक्शन होता है।
और देखिए एक और इसमें नोट पॉइंट में लिखा जाता है, देखिए क्या, तो मरकरी मतलब कॉपर, मरकरी यानी Hg से समझ में आया सिंबल है ये सब। कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, Hg एवं सिल्वर, एवं सिल्वर माने Ag, ये सब क्या धातु है, अम्लों के साथ कॉपर, Hg तथा Au अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करते। देखिए क्या, कॉपर हो गया और Hg माने क्या होता है, Hg माने क्या, मरकरी है ना, मरकरी हो गया तुम्हारा Ag माने चांदी, ये सब क्या है, अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऐसा अम्लों के साथ रिएक्शन नहीं करती है। और आगे लिखिएगा आप यहाँ पे, शीशा के साथ शीशा शीशा के साथ अम्ल रिएक्शन नहीं करता, अभी खुद ही पहले बोलते हैं वो रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, ये तुम्हारा कॉपर है, ये तुम्हारा Hg है, एवं यहाँ में क्या है, Ag है, ये सब क्या है, हम लोग साथ अभिक्रिया करती है, सॉरी नहीं करती है, समझ में आने इतना चीज। तो आगे नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पे, देखो जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, ये भी लिखिएगा नोट पॉइंट में करके, पॉइंट होगा पॉइंट। अब देखिएगा इधर क्या बोला जा रहा है, मैंने क्या बोला आपसे, मैं बोला था क्या, देखो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम कोई भी, जैसे बोल रहा मैं तुम्हारा बोला HCl और H2SO4, कोई भी HCl हो, कोई भी H2SO4, कोई भी एसिड हो, आप उसे रिएक्शन करवा सकते हैं, किससे, ठीक है, कोई भी अम्ल, कोई भी धातु से, ठीक है। जब देखिएगा मैग्नीशियम को जब मैं H2SO4 से रिएक्शन करवाया तो ही मेरे पास क्या बनाया, लवण ही बना और हाइड्रोजन गैस से निकला, समझ में आया क्या, इससे पॉइंट निकालते देखिएगा। और इसमें ये तक आप ये उतार लिया होगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ, और ये नोट पॉइंट में निकलेगा, नोट पॉइंट समझाता हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब फिर इसको समझाने के लिए, ठीक है ना, अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहे ना बाबू के, देखिए कॉपर और देखो कॉपर मरकरी तथा Ag क्या करता है, हम लोग सदा अभिक्रिया नहीं करता है। सुन लीजिए पहली बात, तुम्हारा कॉपर हो गया, ये भी नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, मरकरी हो गया, ये भी नहीं करता, और तुम्हारा Hg यानी चांदी, वो भी नहीं करता, किसके साथ रिएक्शन, तो हम लोग के साथ, समझना इतना चीज क्या। जैसे देखिएगा अगर मैं कोई बोल दे कि कॉपर प्लस HCl मिलने के बाद क्या बनेगा, तो कोई झटके बोल सकता है बाबू, कॉपर जो है होगा मतलब कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, कैसे निकल सकता है सर, जब साफ साफ बोल रहा है कि मैं रिएक्शन करता ही नहीं हूँ, आपको किताब को नॉलेज दिया जा रहा है कि रिएक्शन करता ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे करेगा ये, यानी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चाहे तुम्हारा कॉपर हो जाए, चाहे तुम्हारा Hg हो जाए, चाहे तुम्हारा क्या हो जाए, Hg मतलब क्या मरकरी हो, चाहे तुम्हारा चांदी हो जाए, ठीक है, समझ में इतना चीज क्या। अब कॉपर, तो दूसरा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, जब धातु, सुनिएगा यहाँ पे गौर से, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस वाष्पित नहीं होता है, ये क्या हो गया, देखिएगा कोई भी धातु का, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला पॉइंट में मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखिएगा कोई भी धातु है मैग्नीशियम, जब तुम्हारा क्या है, किसने बोला HNO3 से रिएक्शन करता है, क्या कहता है HNO3, क्या बोलते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, देखिएगा वो तुम्हारा बना तो देगा मैग्नीशियम और HNO3 का होल ट्वाइस, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। ये क्या बोला इसमें, जब मैग्नीशियम तुम्हारा पहले बैलेंस कर दीजिए, हो जाएगा बैलेंस, और ये सही है। देखिए क्या बोला, जब धातु, कोई भी धातु हो सकता है, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी धातु आप ले सकते हैं, तो जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस वाष्पित नहीं होता है, क्योंकि ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, क्यों नहीं होता वाष्पित, इसका भी तो कारण है ना, देखिएगा क्योंकि HNO3 एक परबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक मतलब क्या, तुरंत में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा वो, तो HNO3 एक तुम्हारा प्रति ऑक्सीकारक है, परबल है, और अपने स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ये परबल है तो क्या करेगा ये, अब देखिएगा जैसे करेगा ऑक्सीकारक करेगा, और इससे क्या करेगा, जल में बना देगा, यानी H2O, मतलब H2O का यानी जल का मतलब ऑक्सीकारक है, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकारक करके H2O जल का निर्माण, जल में परिवर्तन कर देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी अम्ल के साथ मतलब किसी ऑक्साइड के साथ परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब है ना बाबू, तुम्हारा ये रिएक्शन करेगा ना, तो जो मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना,
ये जल बना देगा। क्या बना देगा? ये जल, यदि जल के रूप में इसे कन्वर्ट कर देगा। अच्छा खुद, तो खुद आयन है वो क्या बना देगा? देखिएगा तुम्हारा बाष्प निकल रहा है, बाष्प ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट कर देगा? तो जल में। इसमें कन्वर्ट करेगा ये जल में। और जल में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना ये खुद है एन है ना जी, जो कैसे हमारा HNO3 है। जैसे तुम्हारा क्या है ये बनाएगा H2O बना देगा ना। और तुम्हारा एन है ना एन खुद किसमें बन जाएगा? किसमें बन जाएगा? तो तुम्हारा बन जाएगा बाबू ये कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं N2O बना दे, चाहे NO बना दे, चाहे NO2 बना दे, ये सब क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो है, समझ में है ना। तो पूछेगा कौन सा ऐसा अम्ल है जो रिएक्शन नहीं करवाता कोई भी धातु से और क्या बना देता है? तुम्हारा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। तो कोई भी धातु कहने का मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा क्या? मतलब ये अम्ल है ना, ये वाला अम्ल जो तुम्हारा रिएक्शन नहीं करता है और करता भी है तो ऐसा बना देता है। अपने खुद नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को हमारा जल बना देता है। ठीक है, समझ में आता है क्या? आगे चलते नेक्स्ट, क्योंकि इसमें क्या बोला फिर से समझिएगा, इसका समझिएगा। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकृत करके H2O यानी जल में परिवर्तन कर देता है एवं स्वयं माने नाइट्रोजन, मतलब स्वयं जो ये वाला है ना, ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के रूप में ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे अपचयित अभिक्रिया, उपचयित अभिक्रिया पढ़े है ना। तो ये बोलते अपचयित हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए N2 हो गया, ठीक है, उससे क्या हुआ तुम्हारा NO हो गया, इससे क्या हुआ तुम्हारा बाबू NO2 हो गया। इस सबसे नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है। ऑक्साइड के मतलब कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद बनता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे धातु का ऑक्साइड, अर्थ ना जी, धातु का ऑक्साइड का मतलब धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाता है, समझ में आ रहा क्या? तो वैसे अधातु न है, नाइट्रोजन गैस न है तो धातु होगा, तो धातु रिएक्शन करके क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड, यानी तुम्हारा गैस का निर्माण करेगा। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखिए बाबू मैग्नीशियम, देखो इसे बोलते हैं Mg मैंने मैग्नीशियम, Mn मैंने मैग्नीज, ठीक है। देखिएगा तो मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तन्नु HNO के साथ प्रतिक्रिया कर गैस उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। सुनिएगा इसमें क्या बोल दिया, देखिए चाहे तो आप मैग्नीशियम लीजिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल ये बताया था ना, इसी का इस्तेमाल लीजिए, ठीक है, इसी का पार्ट है। जैसे मैग्नीशियम लीजिए, तुम्हारा क्या बोला HNO3 और कैसा है तो बहुत तन्नु है, क्या है? अति तन्नु। अति तन्नु का मतलब होता है बिल्कुल कम से कम अम्ल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? आगे देखिए क्या हो जा रहा है, यानी बिल्कुल तन्नु है, बिल्कुल तन्नु। जब रिएक्शन करेगा तो यही वाला बना देगा ऐसा MgHO3 और H बनेगा जी, N बनेगा। क्या बनेगा बाबू? यहाँ पे भी N बनेगा, यानी NO3 का होल ट्वाइस। और जब क्या निकलेगा बाहर गैस निकलेगा। अब इसका यही बनना है, लेकिन इस वाले रिएक्शन को जब किया तो तुम्हारे जल को किसे, हाइड्रोजन गैस को किसे बना दिया? जल में। मतलब खुद कौन? HNO3 जल तो बना ही गया, मतलब ये खुद बन गया तो जल तो बना ही गया, और ये क्या कर दिया? अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। उसका कंडीशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम तथा मैग्नीज अति तन्नु मतलब HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो देखिए यहाँ पे कर रहा है ये रिएक्शन, लेकिन ये तुम्हारा जल नहीं है, समझ में आ रहा है? ये जल नहीं है। आज तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया? तीसरा पॉइंट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथा देखिएगा ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे समझिएगा बाबू गौर से। मैग्नीशियम के साथ बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक की थी तथा यह सबसे अधिक उष्माक्षेपी थी। इसका मतलब क्या है? जब मैंने एक्टिविटी कराया था, आप याद होगा थोड़ी देर पहले ही एक्टिविटी कराया पढ़े थे हम लोग, तो एक्टिविटी में उसने क्या बोला था? सोडियम और पोटेशियम को नहीं लीजिए, सबसे पहले इसने मना कर दिया। उसके बाद कोई और लीजिए, तो एनसीईआरटी में बोल रखा है कि आप मैग्नीशियम लीजिए, जो इधर क्या है ना, आप एल्यूमिनियम लीजिए, जिंक लीजिए और आयरन लीजिए। ये चारों अभिक्रिया कराइए किससे? तो HCl से। और करा के आप हमको बता दीजिए कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सबसे कम है, ठीक है। इसने क्या बोल रखिएगा? मैग्नीशियम के साथ, जब मैग्नीशियम दिख रहा क्या, तो मैग्नीशियम के साथ बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक थी। बुलबुले मैंने ज्यादा हाई रिएक्टिव था वो, ठीक है, बहुत ज्यादा वो रिएक्टिव था। बुलबुले बनने की दर क्या था? सबसे अधिक था। अब बोले बुलबुले कहाँ से? अरे बाबू जो तुम्हारा बीकर ना, बीकर इसके अंदर डालते थे ना, अरे इसी के अंदर डालते थे बीकर के अंदर, तो मतलब तुम्हारा रिएक्शन होगा तो बुलबुले टाइप में निकलेगा। और जब मैग्नीशियम डाल तो बहुत ज्यादा बुलबुले निकला, एल्यूमिनियम डाल तो बहुत कम निकला, और ये डाल तो और कम, और ये तो कम ही निकला, बिल्कुल ना के बराबर। तो यही बोल जा रहे हैं यहाँ पे क्या? मैग्नीशियम के साथ बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक थी,
तथा यह सबसे अधिक उष्माक्षेपी है। हम पढ़ाए थे आपको उष्माक्षेपीय विक्रिया और उष्माशोषीय विक्रिया। उष्माशोषी उसे बोला जाता है जो खुद से अंदर चले जाए, और उष्माक्षेपी माने मतलब उष्मा को बाहर निकाल दे। समझ में आ गया? उसे क्या बोले? उष्माशोषी है, सॉरी क्षेपी है। समझ में आ गया? ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब एक तत्व के क्रियाशीलता के घटते क्रम, जैसे हमने चारों तत्वों के बारे में पढ़ा ना जी, तो इसके घटते क्रम क्या है रिएक्शन के हिसाब से। रिएक्शन यहाँ पे क्या बताना है? पहले तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम है, उससे कम एल्युमिनियम है, उससे कम जिंक है, और उससे कम क्या तुम्हारा आयरन है। तो सबसे कम हाई रिएक्टिव है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है समझिएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ समझिएगा, यानी क्या तुम्हारा सबसे हाई रिएक्टिव है तो बता चला है, बता। आगे देखिए नेक्स्ट, कॉपर की स्थिति। देखो जब कॉपर को रिएक्शन कराया गया, सुनिएगा, जैसे यहाँ बोला था कॉपर बोला ना, तो क्या बोला यहाँ पे? कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। जब मैं एल्युमिनियम देख रही हूँ, जब मैं HCl में लेता हूँ, जब मैं HCl यहाँ लेता हूँ, जब मैं कॉपर को साथ HCl में रिएक्शन करवाया ना बाबू, तो ना तो हाइड्रोजन गैस बनाया और ना ही तो उष्मा निकला, कुछ नहीं निकला इसके अंदर। समझ में आ रहा है ना? यही बोला जा रहा है यहाँ पे, कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही क्या होता है ताप में कोई परिवर्तन होता है। लगातार कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। समझ में इतना चीज क्या? तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो अपना क्या है? एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया? आप इससे आसानी से समझ सकते हैं एक्वारेजिया क्या होता है। देखिएगा, आप सुने होंगे सोना को पिघला देता है, तो सोना को कोई अकेला अम्ल नहीं पिघला सकता, यहाँ अम्लराज भी नहीं पिघला सकता, जिससे बोलते हैं H2SO4। वो कोई मिक्स हो गया तब जाकर पिघला सकता है, वरना नहीं पिघला सकता वो। देखिएगा समझाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्वारेजिया क्या है तो सुनिएगा। एक्वारेजिया यानी रॉयल जल का लैटिन शब्द है, जिसे बोलते हैं हम रॉयल है ना, वो क्या जल का लैटिन शब्द है। जल माना H2O, इसका लैटिन शब्द क्या है तुम्हारा? रॉयल है। समझ में इतना चीज क्या बोला जा रहा है ना? एक्वारेजिया यानी जल का लैटिन शब्द है जो 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl तथा सांद्र HCl समझिएगा, सांद्र HCl का मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाला क्या? HCl अम्ल, ठीक है। तो सांद्र HCl अम्ल एवं सांद्र HNO का ताजा मिश्रण, HNO अम्ल का ताजा मिश्रण मतलब मिला होना चाहिए, ताजा मिश्रण, या गोल्ड सोना, गोल्ड यानी सोना, सोना का सिंबल क्या है? AU। तो सोना को पिघला सकता है यानी गला सकता है कौन? तो तुम्हारा क्या है? ये दोनों मिलके कहने का मतलब ये चलो ठीक नहीं, ये दोनों मिल लिखेगा HCl प्लस HNO3, ये दोनों मिल जाएगा ना बाबू, एक ऐसा अम्ल का निर्माण होगा। और ये सोना को मतलब सोना है ना गोल्ड, गोल्ड को क्या करेगा? गला देगा, ये पिघला देगा। समझ में क्या? और इसका रेशियो कितना होगा तो आप बोलिएगा 3:1। 3:1 पेपर में आता है हमेशा। एक्वारेजिया का अनुपात कितना है तो बोलिएगा 3:1। 3:1 बोलिए, 3:1 बोलिए, चाहे आपको पेपर में ऐसा लिख जाएगा 3/1। बात देखिए, चाहे पेपर में ऐसा आ जाएगा 3 क्या बोलते हैं, ऐसे पीछे करके आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? देखिएगा आप समझिए, ये मतलब सोना को गला सकता है। और देखिएगा जबकि दोनों, सुनेगा, जबकि दोनों में से अम्ल, दोनों ऐसे अम्ल में अकेला यह क्षमता नहीं होती है। आपको ये मैं सोचूं इसे अलग अलग करके पिघला दूं तो संभव नहीं है। समझ में आ क्या? मैं चाहूँ कि इससे हटा दीजिए, इससे पिघला देगा, बिल्कुल गलत। अगर आपको मन में चल रहा है क्या, तो बाबू एक तेजाब है जो कि हमारे बैटरी के अंदर होता है, हमारे पेटों के अंदर भी होता है, ठीक है। हमारा पेट क्यों नहीं जलता सर जी? अगर पेट के अंदर होता जलता क्यों नहीं है? तो एक लेयर होती है पेट के अंदर, कवर होती है, इसके वजह से बचा रहता है। कभी कभी मुझे ज़्यादा खाला करना है तो अम्ल निकलता है, तो यहाँ तक आता है, मान लीजिए ढकार आता है खट्टापन, तो कभी कभी खाना नहीं खाता है तो पेट में जलन होती है, तो ये निकलता है HCl। समझ में आ रहा है? इसके वजह से होता है। बायोलॉजी पढ़ा देंगे आगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो एक्वारेजिया भवक्ता द्रव के साथ, भवक्ता द्रव माने बिल्कुल खोलता हुआ द्रव, द्रव के साथ प्रबल संचारक भी है। संचारक माने आपको पहला चैप्टर पढ़ा था संचारक क्या होता है, पढ़ा थे। कोई भी एलिमेंट को मतलब कोई भी धातु को उसे परत से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए संचारण करते हैं। जैसे में क्या बोले यहाँ पे, एक्वारेजिया भवक्ता हुआ द्रव है, तो इसका साथ साथ क्या है तुम्हारा, तो प्रबल संचारक है, ठीक है। और देखिए यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड यानी एयू तथा एयू एवं प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। समझ में आएगा? तो पूछेगा कि तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्वारेजिया कौन से धातु को गला सकता है,
आप बोलिएगा। पहला तो सोना जिसे बोलते हैं यू, दूसरे क्या प्लेटिनियम जिसे बोलते हैं पीटी। समझ में आ रहा क्या? ये दोनों को पिघला सकते हैं कब? जब दोनों मिल जाएगा तब, अकेला नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या इतना चीज? अब आज आगे चलते हैं हम लोग, इससे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक तरह से, आप लोग समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक है तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा। अन्य धातु, अन्य धातु तो नहीं अन्य, तो अन्य धातु लवणों के, देखो अन्य धातु कोई भी धातु हो सकता है। अन्य धातु लवणों, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु एक ऐसी अभिक्रिया करता है। देखो इसने क्या बोल दिया सुनिएगा, शब्दों में आंसर छुपा हुआ है। अन्य धातु लवण चलेगा, अन्य धातु लवणों के विलयन, जो विलयन का मतलब शरबत मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसका मिक्स रहता है, ठीक है। तो विलयन क्या होता है? विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है, इससे पहले जानने के लिए आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। आप लोग पढ़े हैं पहला चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया, पढ़े ना? विस्थापन में क्या होता है? देखिए इसमें विस्थापन ही है। देखिए क्या थोड़ा समझा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम पहले पढ़े थे बाबू, इसमें कोई ए प्लस बी है बाबू, ए बी है, क्या है ए बी, कोई जलीय विलयन है। तो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा देखिएगा। कोई भी जलीय विलयन उसके मतलब कोई भी तत्व उसके जलीय विलयन से अभिक्रियाशीलता के आधार पे अलग कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में होता ना है, आप लोग पढ़ाए थे। तो मान लीजिए तुम्हारा ए बी है कोई, और तुम्हारा क्या बाबू, दूसरा कोई सी और डी है। अब गौर करिएगा, ये नहीं है, ये नहीं, इसको छोड़ देता है, कहने का तो नहीं है ना। इससे तुम्हारा माइनस है, तुम्हारा प्लस है, तुम्हारा प्लस है, तुम्हारा क्या बाबू माइनस है। मान लो सही एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा जो यहाँ हीट होगा ना, देखिए क्या होगा। ये बोले ना भाई मैं चलो छोड़ के जा रहा हूँ, चाहे जा रही हूँ, तो चले जाइए, ये चले जाइए इसके पास, किसके पास? सी के पास। और क्या बन जाए? ये तो डबल विस्थापन हो जाएगा। मान लीजिए तुम्हारा ये है, सिंपल है, तुम्हारे ये खाली मान लीजिए, ठीक है। बी है, बी है ना, बी माइनस का है, चाहे तुम्हारा माइनस का है, और तुम्हारा किसके साथ जाएगा? डी के साथ, यानी क्या? यानी बी जाएगा डी के साथ। अब अलग कौन हो जाएगा? सी। अब सी बेचारा अलग हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जलीय विलयन से इसको अलग कर देना, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है आप पढ़िएगा। अब इसका मतलब एक्टिविटी करके बता रहा हूँ अभी क्या होता है। चलिए देखिएगा, देखिए बाबू अपना एनसीईआरटी का बुक है, एक्टिविटी का, एक्टिविटी कर रहे हैं इसका, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में। देखिए एक्टिविटी में होता है, अगर एक्टिविटी समझ में आ गया तो आने वाला स्टेप जो क्वेश्चन बनेगा इसका सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। सुन लीजिए क्या बोला है। देखिए मान लीजिए कोई पर्सनली बाबू ऐसा, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। मान लीजिए बाबू तुम्हारे पर्सनली है, मान लीजिए तुम्हारा बॉक्स है, इसके अंदर तुम्हारा क्या है? कॉपर है। देखिए तुम्हारे इसके अंदर कॉपर, इसके अंदर क्या है? आयरन है। समझ में आ रहा क्या? ये पर्सनली है, ढक्कन लगा हुआ है, मान लीजिए। समझ में आ रहा क्या? देखिए बाबू ये तुम्हारा कॉपर है, तुम्हारा क्या है? मतलब लोहा है, यानी आयरन है। तो देखिए क्या हो रहा है, कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। आयरन की इसमें क्या है बाबू? कील है। चलिए कील बना देते हैं, ठीक है। और इसमें एल्यूमिनियम कॉपर का तार बना देते हैं, बना दिया। फिर क्या बोला यहाँ पे, कॉपर के तार को नली में रखकर आयरन सल्फेट के विलयन के साथ, आयरन सल्फेट, तो देखिएगा कॉपर को मैंने किसके साथ मिलाया बाबू? तो आयरन सल्फेट यानी FeSO4, आयरन सल्फेट के साथ इसे रिएक्शन करवाता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, आयरन सल्फेट के साथ इसे रिएक्शन कराता हूँ। आयरन की कील को दूसरी प्रणाली में रखकर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कीजिए। देखिएगा अब आयरन कील है ना, इसमें कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। देखिएगा जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो डाल दीजिए और 20 मिनट के बाद रिएक्शन कीजिए। कहने के बाद उसने क्या बोलते देखिएगा, इसने बोला कॉपर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपर को साथ क्या बनाना है तुम्हारा? FeSO4 बना दिया, ठीक है। और इसने क्या बनाया फिर, मतलब कॉपर जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? देखिएगा कॉपर प्लस होता है ना बाबू, और क्या होता है? ये तुम्हारा प्लस है, तुम्हारा क्या होता है? माइनस। ये तुम्हारे इसके जलीय विलयन से क्या कर देगा? तो जलीय विलयन क्यों कह रहा हूँ इसको? जलीय विलयन इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये तुम्हारा पानी के अंदर है, एक्वस है। ये क्यों है? देखिएगा ये तुम्हारा सॉलिड है, तुम्हारा जलीय विलयन है यानी एक्वस है। इसको जलीय विलयन से मैं अलग करूँगा, हीट करेगा तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और आयरन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा बाबू। समझ में आ रहा क्या यहाँ पे? समझ देखिए पहला चैप्टर आपको पढ़ा चुका है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वही स्टेप 2 से मैच चल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो मैं आगे हो गया कॉपर, दूसरा क्या बोला इसने? आयरन को अगर मैं क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करूँगा तो क्या होगा? देखिएगा बताते हैं।
तो बताइएगा आपको आपको क्या लगता है? सुनिए इसमें क्या बोल दिया। यानी ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, FeSO4 इंटू कॉपर अलग हो जाएगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। पता है क्यों? सुनिए आपको मैं पढ़ाया है, इसमें भी पढ़ाया है कि इसे हाई रिएक्टिव क्रियाशीलता के आधार पे तो कॉपर है ना बाबू, कॉपर तुम्हारा आयरन से छोटा है। कॉपर क्या है तुम्हारा? आयरन से छोटा है, यानी बड़ा भाई ना हो गया तुझसे अभी छोटा है, तब बड़ा भाई सामने आता है तो छोटा चलती नहीं चलती है। तो हाई रिएक्टिव कौन है यहाँ पे? आयरन है। अब उससे कम रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। तो बताइएगा इसमें जब कॉपर से आयरन से रिएक्शन करेगा तो इसे क्या दम क्या आयरन को अलग कर दे, है दम? तो नहीं, तो तुम्हारा विस्थापन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा बात इसने क्या बोल दिया, लोहा है। अभी जब करेगा तो इसका तो है ना दम, इसको भगा सकते ना जी। जैसे इसका जलीय विलयन से इसका जलीय विलयन को हटा दिया, यानी तुम्हारा क्या बन गया, FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। और समझे क्या बोला इसमें? अब इसे क्या करेंगे हम लोग 20 मिनट छोड़ने के बाद ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा है। आपने किस प्रणाली में कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, कोई अभिक्रिया हुई है, इसका पता चलता है किस आधार पर, या आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। किस मतलब कि किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है, और क्या आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के संतुलित और सारे समीकरण लिखिए और इस पर अभिक्रिया बताइए। सुनिएगा, तो हम लोग भाई चेक करें इसमें कॉपर में चेक करें आयरन से, तो बाबू ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एल्युमिनियम है ना, कॉपर है ना, आयरन है ना, कॉपर से ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, इसलिए तुम्हारा कॉपर क्या कर दिया इसने, मतलब कॉपर आयरन को अलग नहीं कर सका। समझ में है ना? क्यों? अभिक्रिया से लेना है इसलिए वजह से। और तुम्हारे इसमें क्या है, इसमें लोहा है ना, कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। आप देखिएगा आपको सीरीज मिलेगा यहाँ पे, देखिएगा देखिए आपको दिखाई दे रहा हो क्या, सबसे क्या है सक्रिय श्रेणी के तार पे। देखिए कॉपर क्या है यहाँ पे, कॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए है ना। यहाँ पे क्या देख रहा है, कॉपर, और फिर क्या आयरन ऊपर है। सबसे नीचे रहता है सबसे कम रिएक्शन होता है, और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है। तो इसके बीच में तुम्हारा आयरन क्या होता है ऊपर, और कॉपर क्या होता है नीचे, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता है। और आप लोग चेक करिए क्या बैलेंस है, तो बैलेंस ये है ना, बैलेंस क्या तुम्हारा संतुलित है। तो अपना एक्टिविटी है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखिएगा मैं बताता हूँ। देखिएगा इससे क्या होता है, यानी कोई भी धातु में यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए धातु ये है, धातु कोई बाबू ये है, मान चलिए कोई धातु ये है, ठीक है, कोई भी धातु हो सकता है। तो धातु ये है, तुम्हारा दूसरा क्या है, मान लीजिए प्लस बी तुम्हारा क्या है, जलीय विलयन है। क्या तुम्हारा बी, तो तुम्हारे यहाँ पे लिखता हूँ बी का लवण विलयन, बी का लवण विलयन है, लवण विलयन है। और जब ये रिएक्शन कराएगा तो देखिए क्या बना रहा है, यहाँ पे जब रिएक्शन कराएगा ए देखा क्या बना, ये किसके साथ आ रहा है बताना जरा, ये चल रहा है इसे तो बी के साथ ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, ए का लवणीय विलयन होना है, ए का लवणीय विलयन, यहाँ पे दिखा दे रहा क्या, लवण विलयन आपको दिखा दे रहा होगा, यहाँ पे लिखता हूँ एक लवणीय प्लस, और मैं आपको दे देता हूँ क्या, धातु बी के साथ आ जाएगा, धातु बी के साथ आ जाएगा। कहने का मतलब है ना, इसके जलीय विलयन से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या, इस जलीय विलयन से क्या कर रहा है इसके बाबू, विस्थापित कर दे रहा है। तो समझ में आया क्या चीज, अरे आया क्या। देखिए एक और समझाता है आपको कि मान लीजिए बाबू, देखिए एक्टिविटी क्या दर्शाता है, एक्टिविटी तुमको ये लिखा ना, ये तो रिजल्ट है ना, ये वाला ये रिजल्ट है तुम्हारा एक्टिविटी करने के बाद। इसको और अच्छे से समझाएंगे। देखिए पहले समझ लीजिए, मैंने एक्टिविटी किया, कोई भी बीकर लिया, बीकर मैंने कोई बर्तन लिया, उसमें 2 प्रखंडी डाला, ठीक है, इसमें एक ये डाला और एक ये डाला। एक में डाला मैंने कॉपर और इसमें डाला क्या, मतलब आयरन सल्फेट, यानी FeSO4, ठीक है। और इसमें क्या डाला, एक लोहा, तो उसमें डाला कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। जब ये डाला ना इसके अंदर तो ये रिएक्शन करवाया, तो मालूम चला ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि तुम्हारा हाई रिएक्टिव नहीं है, इसके सामने छोटा है, इसके वजह से रिएक्शन नहीं है और रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने ये किया तो कॉपर को मैंने विस्थापन कर दिया। अब इसी को बोलते हैं, इसको जलीय विलयन से अलग कर देना, तुम्हारा एक्टिविटी को दर्शाता है। तो इससे मालूम चलता है क्या, अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो इस प्रकार कुछ अभिक्रिया करती है, ठीक है। दूसरा क्लास नेक्स्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।